प्रिय स्टूडेंट, व्याकरण एक ऐसी चीज है जो कक्षा 3 से लेकर 12th तक और उसके आगे कंपटीशन क्लासों में भी हमें पढ़नी पड़ती है, जिसमें सामान्य से टॉपिक हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि। ये आते रहते हैं। हमने जो पूर्व वीडियो बनाए थे, आप लोगों की क्लासेस जो बनाई थी, उस क्लासेस में हमने उपसर्ग, प्रत्यय और समास यानी शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझा था। आज हम उससे थोड़ा सा हटके एक व्याकरण का नया विषय संज्ञा लेते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान। हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है जो कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगी, कई जगह सुनने को मिल जाएंगी। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम जो परिभाषा व्याकरणिक तौर पर पढ़ेंगे वो है किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव या किसी स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का एक पर्यायवाची शब्द भी है। संज्ञा का एक पर्यायवाची शब्द भी है, वो है नाम, यानी कि नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम आया तो वो भी संज्ञा होगी, किसी वस्तु का नाम आया तो वो भी संज्ञा होगी, किसी प्राणी का नाम आया तो वो भी संज्ञा कहलाएगी, और अगर किसी स्थान का नाम आया तो वो भी संज्ञा ही कहलाएगी। जरा देखें, संज्ञा के भेद होते हैं तीन प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हम पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या किसी विशेष प्राणी या विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इसका उदाहरण देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के नाम देखिए, सीता, संतोष, प्रियंका। अब हम बात करते हैं वस्तु की। किसी विशेष वस्तु का नाम आ जाए तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे रामायण है, विशेष वस्तु है; कुरान है, विशेष है; गीता है, विशेष है। इसी तरह से प्राणी का नाम आ जाए, विशेष प्राणी, जैसे ऐरावत। वैसे तो हाथी होता है, लेकिन ये ऐरावत हाथी जो है वो केवल और केवल इंद्र का है। इसी तरह से सोना है। वैसे तो सोना गोल्डन होता है, लेकिन सोना हिरणी का नाम भी है। महादेवी वर्मा ने अपने एक लेसन में, अपने एक संस्मरण में सोना नाम की हिरणी का जिक्र किया है। तीसरा है गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी है। महादेवी वर्मा ने, आपके चैप्टर में भी है, महादेवी वर्मा ने गिल्लू उसका नाम रखा है। तो विशेष प्राणी का नाम हो गया। फिर बात आता है किसी विशेष स्थान के नाम को भी संज्ञा ही कहा जाता है। और विशेष स्थान क्या है? जैसे दिल्ली, अमेरिका, भारत, चेन्नई इत्यादि। तो ये बात होती है हमारे यहां पर संज्ञा, और उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब बात करते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा की। दूसरी संज्ञा की बात कर रहे थे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाम से ही पता चलता है। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हो। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, यहां अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता, जैसे कि कपिल हो गया, वो केवल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य में सभी व्यक्ति आ जाते हैं। तो इस संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, मनुष्य जाति का। नर कहें तो सभी लोगों का जिक्र हो रहा है, नारी कहें तो सभी स्त्रियों का हो रहा है, किसी पर्टिकुलर स्त्री का नाम नहीं है। हाथी कहें तो वो एक प्राणी का नाम हो गया। फिर हम बात करते हैं पर्वत की। ये क्या है? द्रव्य, पदार्थ है। पर्वत, प्रांत, देश। पर्टिकुलर अरावली कहते तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहां पर्वत है, कोई भी पर्वत हो सकता है। ये पर्वतों की जाति को इंडिकेट कर रहा है। प्रांत कहें तो ये किसी भी प्रांत का नाम हो सकता है। अगर पर्टिकुलर राजस्थान कहते तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, किंतु यहाँ प्रांत का नाम है, वो कोई भी प्रांत हो सकता है। देश, केवल एक देश का नाम लिया जाए, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है वगैरह, किसी देश का नाम लिया जाए तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां केवल देश कहा गया है, ये पूरी
देशों की एक जाति को इंडिकेट करता है। फिर बात आती है समुदाय की। परिवार अपने आप में एक समुदाय है, किसी पर्टिकुलर सदस्य का जिक्र नहीं है इसमें। भीड़ अपने आप में एक समुदाय होती है, जुलूस अपने आप में एक समुदाय होता है। तो जब हम किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ये भी नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, भावों का बोध कराने वाले। किसी गुण भी एक तरह का भाव है, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार वापस ध्यान से सुने। किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव, किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जरा देखिए गुण क्या हो सकते हैं। चौड़ाई अपने आप में एक गुण है, लंबाई गुण है, सुंदरता गुण है। तो ये गुणों का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसलिए हम इनको भाववाचक संज्ञा के तहत रखेंगे। दूसरा है दशा। दशा क्या होती है? बुढ़ापा अपने आप में एक कंडीशन है, एक दशा है। बुढ़ापा, यौवन, जवानी, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा के तहत आते हैं। फिर बात करते हैं हम कार्य की। सहायता करना एक कार्य है, प्रशंसा करना एक कार्य है, उत्साह करना एक कार्य है। तो सहायता, प्रशंसा और उत्साह कार्य के तहत आते हैं और ये सब मिलकर के भाववाचक संज्ञा के तहत आते हैं। और अंत में बात करते हैं भाव या स्वभाव की। आशा रखना,